नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स और एग्जाम्स 26 जुलाई 2022। आज के इंपोर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, इंडियाज बायो इकोनॉमी लाइकली टू टच 300 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो 2025 तक यूएस डॉलर 150 बिलियन टच करेंगे और 2030 तक यूएस डॉलर 300 बिलियन टच करेंगे। ये डाटा रिलीज किया है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 द्वारा और ये रिपोर्ट रिलीज करता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसे बिराक भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे 2021 तक इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर 80 बिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे 14.1% का ग्रोथ हुआ है। मतलब 2020 में यूएस डॉलर 70.2 बिलियन था और 2021 तक यूएस डॉलर 80 बिलियन पहुंच चुका है। तो आने वाले टाइम पर मतलब देखिए 2025 तक ये पहुंच जाएगा 150 बिलियन डॉलर तक और 5 साल में 2030 तक ये पहुंच जाएगा 300 बिलियन यूएस डॉलर तक। वैसे ये बायो इकोनॉमी मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ऐसा इकोनॉमी वेयर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मटेरियल्स, केमिकल्स, एनर्जी आर डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, मतलब देखिए, जब एक इकोनॉमी में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि जो मटेरियल्स हमारे लिए चाहिए, केमिकल्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सब रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है। जब आप डिराइव करते हो ना, उसे आप बायो इकोनॉमी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल, आप सबको पता है आजकल एथेनॉल ब्लेंडिंग होता है पेट्रोल में। इंडिया का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है करीब 10% तक पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब हम पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंड करते हैं या फिर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो एथेनॉल है ये बेसिकली एक बायो प्रोडक्ट है, रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स है। तो इस तरह मटेरियल्स का यूज आप करोगे ना, उसे आप बायो इकोनॉमी बोल सकते हो। वैसे एथेनॉल प्रोडक्शन ऑफ 3.3 बिलियन लीटर कैपेसिटी हैज डबल टू 6.5 बिलियन लीटर्स इन 2021। तो हमारा जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो 6.5 बिलियन लीटर्स तक पहुंच चुका है दोस्तों 2021 तक। जितना ज्यादा हम एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे उतना हम ब्लेंड कर पाएंगे पेट्रोल में। तो हमारा जो इंपोर्ट है, बेसिकली हम क्रूड ऑयल को जो इंपोर्ट करते हैं उसमें कमती आएगा। ऊपर से आपको पता है फॉसिल फ्यूल जलाने से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। तो जितना आप एथेनॉल ब्लेंड करोगे ना उतना कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा। ठीक है, नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात किया जाए, वो हमारे पॉपुलेशन का 60% को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और इंप्रूवमेंट आने वाला है। वैसे यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बायो इकोनॉमी को डिफाइन करता है knowledge based production and the use of biological resources, processes and methods to provide goods and services in a sustainable manner in all economic sectors। मतलब सारे economic sectors में sustainable तरीके से goods and services provide करने के लिए जब आप biological resources को, biological processes को and biological methods को use करेंगे, उसे आप bio economy बोल सकते हो। कुछ बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स का एग्जांपल्स दिया हुआ है दोस्तों, जो बायो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लाइक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड एक्वाकल्चर, फूड एंड फीड मैन्युफैक्चरिंग, बायो प्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल क्लोथिंग। तो देखिए इधर क्या आपको देखने को मिल रहा है, सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। हमें जो बेसिक चीजें चाहिए वो सब जब आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से डिराइव करोगे उसे आप बायो इकोनॉमी बोल सकते हो। तो ये सारे बायो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगला है फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल माउंट K2। बांग्लादेशी माउंटेनियर वसफिया नजरीन बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश टू स्केल माउंट K2। माउंट K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। हाइट है 8611 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक, नाउ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने से डिफिकल्ट है दोस्तों माउंट K2 क्लाइंब करना। वैसे देखा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट का जो डेथ रेट है, मतलब जितने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं उनमें जो डेथ रेट है वो 4% है, पर माउंट K2 का 25% है। तो ज्यादा ही खतरनाक है माउंट K2 को क्लाइम करना। ठीक है, नाउ अभी तक टोटल 20 वीमेन क्लाइम कर चुकी है माउंट K2 को सिंस 1954। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड बिटवीन बल्तिस्तान इन जिलजित बल्तिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड दफदा टाउनशिप ऑफ जिंगजियान, चाइना। ठीक है, नाउ इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द काराकोरम माउंटेन रेंज। वैसे जो K2 लिखा है ना, ये K स्टैंड्स फॉर काराकोरम। तो काराकोरम माउंटेन रेंज में है ये माउंट K2 और काराकोरम माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पॉइंट भी है। एंड इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन बोथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। नाउ द स्टोरी ऑफ हाउ K2 गोट इट्स नेम गोस लाइक दिस। देखिए, माउंट
K2 को ये K2 वाला नाम कहाँ से मिला? 1856 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे, वो कश्मीर में एक छोटा सा माउंटेन में पहुंच गया। उधर से उन्होंने काराकोरम रेंज में दो पीक्स देखा, बेसिकली दो माउंटेन पीक्स देखा। तो दोनों पीक को उन्होंने K1 एंड K2 नाम दिया, एंड K स्टैंड्स फॉर काराकोरम। ठीक है, नाउ K2 इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन इन ऑनर ऑफ हेनरी गॉडविन ऑस्टिन एंड अर्ली एक्सप्लोरर ऑफ द रीजन। वैसे ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्लोरर है माउंट K2 का, इसलिए K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अगला है सेंटर अमेंस फ्लैग कोड। आप सबको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट हर घर तिरंगा वाला जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। बेसिकली अगस्त 13 से अगस्त 15 तक करीब 20 करोड़ हाउसेस में फ्लैग ऑफ इंडिया होइस्ट करने का प्लान है, एंड दिस सेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू कॉमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारा इंडिपेंडेंस का 75th एनिवर्सरी है दोस्तों, इसलिए हर घर तिरंगा कैंपेन भी लॉन्च किया है गवर्नमेंट। अगस्त 13 से अगस्त 15 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है हर घर में इंडियन फ्लैग होइस्ट करने के लिए। वैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, वैसे वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को 30 दिसंबर 2021 में अमेंड किया था। ठीक है, तो आजकल क्या है, हमारा जो फ्लैग है वो पॉलिस्टर से भी बना सकते हैं। पहले ऐसा था कि कॉटन, वूल, सिल्क एंड खादी, इससे ही इंडियन फ्लैग बनाना था, पर आजकल पॉलिस्टर का भी यूज अलाउ किया है। और member of the public, private organization or an educational institutions is allowed to hoist the flag on all days and occasions। देखिए, किसी भी दिन कोई भी एक पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडियन फ्लैग होइस्ट कर सकता है। पहले फ्लैग कोड में ऐसा नहीं था कि हर एक इंडिविजुअल को या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन फ्लैग होइस्ट करने का परमिशन नहीं था, पर आजकल ऐसा नहीं है, किसी भी दिन कभी भी इंडियन फ्लैग होइस्ट कर सकता है। पहले ऐसा भी था दोस्तों, इंडियन ट्राई कलर को सनराइज से सनसेट तक ही होइस्ट करना था, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस। ठीक है, और मशीन मेड एंड पॉलिस्टर फ्लैग्स को अलो नहीं करता था, पर फ्लैग कोड अमेंड किया गया है अभी के हिसाब से। ये जो सनराइज टू सनसेट वाला जो क्राइटेरिया है वो भी नहीं है। ठीक है, वैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 गवर्न्स द यूज, डिस्प्ले एंड होइस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इन कंट्री। तो देखिए, नेशनल फ्लैग होइस्ट करने के रिगार्डिंग जितने रेगुलेशंस है, रूल्स है, कन्वेंशन है, इंस्ट्रक्शन है, प्रैक्टिसेस है, वो सब आपको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में मिल जाए। अगला है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022। हर साल जुलाई 23 को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करता है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो। तो रेडियो का इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों तक अवेयरनेस फैलाना, ये इस डे का ऑब्जेक्टिव है। वैसे दोस्तों 23 जुलाई 1927 को ऑल इंडिया रेडियो का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था। वैसे सबसे पहले तो एक प्राइवेट कंपनी था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड। इन्होंने अपना ब्रॉडकास्टिंग मुंबई से शुरू किया था। फिर 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नोन एज ऑल इंडिया रेडियो वाज एस्टैब्लिश। तो ऑल इंडिया रेडियो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 8 जून 1936 को। और 1956 को नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया। फिर 1957 को विविध भारती सर्विस शुरू हुआ दोस्तों। विविध भारती सर्विस के बारे में आपको मालूम होगा, काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, गाने आते हैं। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर था और है विविध भारती सर्विस जो है। ऑल इंडिया रेडियो इज इंडियाज डोमेस्टिक नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रीचिंग मिलियंस ऑफ होम्स अक्रॉस द कंट्री। देखिए, तो ऑल इंडिया रेडियो इंडिया का डोमेस्टिक नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आप बोल सकते हो। वैसे आज के हिसाब से ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती का एक डिवीजन है दोस्तों। प्रसार भारती पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में था, पर अभी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एक ऑटोनोमस बॉडी है प्रसार भारती, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वैसे इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया में। प्रसार भारती के पास 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश में 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स है प्रसार भारती का, कवरिंग 92% ऑफ कंट्रीज एरिया एंड 99.19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारे देश में 92% एरिया को प्रसार भारती का जो सर्विस है वो कवर करता है और 99.19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तक ये सर्विस पहुंच जाती है। अगला है वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक। देखिए, यूके बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरो मनी वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक का रिकॉग्निशन दिया है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को, जिसे डीबीएस बैंक भी बोलते हैं। इन्हें सेकंड टाइम ये अवार्ड मिल रहा है दोस्तों। 2018 में भी वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक का
अवार्ड इन्हें मिला था। वैसे एसएमई मतलब क्या है दोस्तों? स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज। डीबीएस वैसे एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है। इनका हेडक्वार्टर है मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर इन द मरीना बे डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंगापुर। डीबीएस बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पीयूष गुप्ता। अगला है हेट्रोपेसिमिज्म। रिसेंटली ट्विटर पर एक हैशटैग मोस्ट ट्रेंडिंग कैटेगरी में आ गया, हैश मैरिज स्ट्राइक। और ये तब ट्रेंडिंग में आ गया दोस्तों जब दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का एक प्ली का हियरिंग चल रहा था। आपको समझना है हेट्रोपेसिमिज्म मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज पब्लिक डिक्लेरेशंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विथ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स बाय पीपल हु कंटिन्यू टू बी इन दोस रिलेशनशिप्स। क्या होता है दोस्तों हेट्रोसेक्सुअल? जब आपको ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता है उसे आप हेट्रोसेक्सुअल बोलते हो। और होमोसेक्सुअल मतलब क्या है? जब सेम सेक्स से अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप से खुश नहीं हूं। जैसे कि कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरा जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसको आप हेट्रोपेसिमिज्म बोल सकते हो। वैसे ये हेट्रोपेसिमिज्म होने का मेजर रीजंस क्या क्या होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो। देखिए, कपल्स के बीच में जब डिससैटिस्फैक्शन आता है, एक दूसरे के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है, उसका कई सारे रीजंस हो सकता है ना, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से हो सकता है, एंड अनफेयर बर्डन ऑफ हाउसवर्क ऑन वीमेन। देखिए हमारे देश में क्या है, अनफॉर्चुनेटली जितने हाउसवर्क का जो बर्डन है वो वीमेन के ऊपर है, तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड मेन के ऊपर प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर का रोल भी है, इसका भी प्रेशर होता है कि नहीं? तो इससे मेन कभी सेटिस्फाई नहीं रहता। इससे कई सारे रीजन आप बोल सकते हो दोस्तों। तो जब ये डिससैटिस्फैक्शन को पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं ना, उसे हेट्रोपेसिमिज्म आप बोल सकते हो। फाइनल न्यूज, माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाइज अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई। ये माइग्रेटरी बटरफ्लाई है, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर करीब 4000 किलोमीटर ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से, इनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस की वजह से ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की ओर जा रहा है, इसलिए IUCN इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।